नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां आगामी कार्यक्रमों के साथ साथ रणनीतियों और प्रस्तावों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बाद में आप सब लोगों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें आपने राष्ट्र की परिस्थितियां और केंद्र के किए गए कार्यक्रम और प्रदेश के द्वारा किए गए कार्यक्रमों पर चर्चा करके उस प्रस्ताव को पारित किया। और हम सबको दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का भी और अन्य नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला है। अभी अभी हम सबको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हम सबको ओजस्वी, सारगर्भित और तथ्यों से परिपूर्ण ऐसा वक्तव्य भी हम सबको सुनने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी ये समापन का सत्र है और इसलिए कुछ तथ्यों के बारे में आप सबके सामने ध्यान में लाना ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 12-13 जून को यही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उस समय हमारे अध्यक्ष ने जो राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जिन बातों के बारे में गौर किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट एंड बीजेपी विल बी द पार्टी ऑफ भारत फ्यूचर। ये बात 2016 में कही, यानी भारतीय जनता पार्टी आज के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है और वह आज की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मित्रों, हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है। वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। यह भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। मैं लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित इस पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका समय पर आगमन हम सबको एक नए उत्साह से ओतप्रोत करता है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी की यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वागत उद्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रातःकालीन सत्र में विस्तार से अपनी बातें आपके सामने रखी। राजनीतिक प्रस्ताव में प्रदेश महामंत्री श्री अनूप कुमार गुप्ता जी ने और प्रस्ताव के समर्थन और अनुमोदन के लिए जो हमारे पदाधिकारी यहां पर अपनी बातों को रखे थे, उन्होंने भी विस्तार से इन सब मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का एक जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खड़ा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। रामनगरी अयोध्या में आज तब एक ऐतिहासिक और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला जब 300 से भी ज्यादा चयनित आईएएस और पीसीएस अधिकारी दर्शन के लिए पहुंचे और रामलला के चरणों में नतमस्तक होकर भारत में राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। ये रिपोर्ट देखिए। Yeah.
वो साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। जब राम को बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 क्या, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। सबसे पहले तो जय श्री राम। मेरे को तो लगता है कि बच्चे जो होते हैं सेलेक्ट और नहीं होते हैं सभी मेहनत करते हैं बराबर की। वो भगवान का ही आशीर्वाद है कि कुछ निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं। तो मेहनत तो जी वही है कि यूपीएससी की परीक्षा के जैसे 3 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और ये मेरा पहली बार था कि तीनों एक साथ क्लियर हुए। तो मैं तो भगवान का ही आशीर्वाद है। इसी कारण रिजल्ट के बाद यहाँ पे उन्होंने हमें बुला लिया, तो मेरा तो बहुत दिल मिल गया। आज 300 आईएएस देश के चयनित आईएएस दर्शन करेंगे, कितना ऐतिहासिक लग रहा है आपको? बहुत ऐतिहासिक सर। और इनफैक्ट कल हमारा एक फंक्शन हुआ था और वहाँ पे ये लाइन भी कही गई थी कि ये वो साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। तो मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। कौन सा रैंक हासिल किया देश भर में आपने? मेरा इस साल 265वां रैंक है और मैं आईपीएस एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके रामलला का, और बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उससे आए तो और कोई खुशी की बात है। संकल्प की तरह से मैडम जी, आपका बेटा आज आईएएस में देश में स्थान ग्रहण किया है, कितना अलौकिक, कितना महत्वपूर्ण माने जो रामलला के दर्शन करने आए हैं? बहुत ही अच्छा है। क्या कोई मन्नत मांगी थी भगवान से? नहीं, मन्नत नहीं मानी थी, पर रामलला तो सब देने वाले हैं, वो तो बिना मांगे देंगे। पर हम फिर भी मतलब हुआ कि संकल्प की तरफ से आओ, चलो दर्शन करके आओ, हम सारे उनके दर्शन कर लें। सफ़र तो काफ़ी संघर्षपूर्ण था, लेकिन इस सफ़र में साथ देने वाले लोगों ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। आज इस मुकाम पर पहुँचकर अयोध्या नगरी में आकर रामलला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 आईएएस आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? यही कि राम राज्य का जो मूल मंत्र था, यहीं से हम हमारे करियर की शुरुआत करेंगे। तो राम राज्य के जो मूल तत्व हैं उन्हीं के आधार पर जन सेवा के लिए जीवन भर हमारा प्रयास रहेगा। सर, एक साथ 300 लोग दर्शन करने जा रहे हैं रामलला का, कैसे करेंगे, क्या रहेगी, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? सर, यही लग रहा है कि जब राम को बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 क्या, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। कौन सा रैंक हासिल किया देश भर में आपने? मेरा रैंक 756 है। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा छठा अटेम्प्ट था। 6 साल हो गए मुझे इस काफ़ी ऐतिहासिक पल है कि हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सबसे पहले हम लोग आए तो सीधा अयोध्या नगरी में आए। यहाँ पे राम जी के दर्शन हुए हैं और यहाँ पे कल हमारा फेलिसिटेशन भी था संकल्प की तरफ से। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 आईएएस किसी जगह पहुंचे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बैचमेट्स और मैं ऑलमोस्ट 300 लोग हैं यहाँ पे, और सिलेक्शन के बाद सीधा सबसे पहले यहीं पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक हो रहा है क्योंकि ये पहला बैच है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का जो एक बार में 300 आईएएस लोग यहाँ पे सब आए हैं। आपने कौन सा रैंक हासिल किया है? जी, मेरा 693rd रैंक है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ और चैलेंजिंग है। इंडिया में कुछ कई लाख बच्चों में से हमारा सिलेक्शन हुआ है और उसमें भी हम सिलेक्शन के बाद अपनी पुण्य भूमि का आए हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पे। तो इससे आगे की बात कुछ हो नहीं सकती है कि हम एक साथ जिन्हें देश चलाना है, और हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। अगर हम इसकी थोड़ी सी भी एथिक्स अगर जाए तो इस देश को वाकई में 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। 300 देश के 300 आईएएस रामलला का दरबार पहुंचे हैं, कितना ऐतिहासिक पल रहेगा ये? सर, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहेगा क्योंकि एक साथ इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लाना संकल्प जैसे संस्थान ही कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम एक साथ सारे बैचमेट्स पहले ही मिलेंगे भी ऐसी पवित्र जगह। कौन सा रैंक हासिल किया है आपने? मेरी रैंक 637 है। कितने बार आपने दिया जो ये रैंक हासिल हुआ? ये मेरी तीसरा अटेम्प्ट था और मेरा पहला मेन से पहला इंटरव्यू था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए।
वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद आज मां के दर्शन करने आए हैं। मां के दर्शन से शक्ति मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है, हमारी जो लड़ाई है उसे हम जारी रखेंगे। जेल में जाने के बाद जिस तरीके की मजबूरी बनती है और कैसे झेलना पड़ता है, अंतोगतवाद न्याय प्रक्रिया के तहत आज हम बाहर आए और थोड़ा माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है और जो हमारा संकल्प है, जो हमारी लड़ाई है, उसको हम जारी रखेंगे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे इस न्यूज पैकेज के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में हुए जानलेवा हमले के बाद अमेरिका की सियासत गर्मा गई है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिस दौरान एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर कर निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही हैं। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दौड़ में शामिल है। ट्रंप लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अचानक से गोली चलती है। दरअसल पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई। पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे ट्रंप पर हमला किया गया, जिसमें वे घायल हो गए। ट्रंप पर एक शूटर ने गोलियां चलाई जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। इस घटना में ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून भी निकलने लगा। फिलहाल डॉक्टरों ने ट्रंप का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। बता दें कि वे रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और इन दिनों जनता के बीच पहुंचकर जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। ट्रंप जिस वक्त मंच से भाषण दे रहे थे, उसी वक्त शूटर ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन इसी दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत ट्रंप को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा घेरा बनाया और मंच से सुरक्षित नीचे उतारा। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप अपने चिर परिचित अंदाज में रैली में आई जनता को संबोधित कर रहे हैं। वे अपनी फेमस लाल रंग वाली टोपी भी लगाए हुए हैं। इसी दौरान जब वे भाषण दे रहे होते हैं तो गोलियां चलने की आवाज आती है। 2 से 3 राउंड गोली चलती है, तभी ट्रंप अपने कान पर हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि उससे खून बह रहा है। इस दौरान कई राउंड और गोलियां चलती हैं और सीक्रेट सर्विस के जवान ट्रंप को चारों ओर से घेरकर जमीन पर लिटा देते हैं। ट्रंप के पीछे बैठे हुए लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई इधर उधर भागने लगता है। कुछ पल में नीचे बैठे हुए लोग उठने लगते हैं। सीक्रेट सर्विस के जवान भी ट्रंप को उठाते हैं और सुरक्षा घेरा बनाकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। ट्रंप को कुछ देर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वे खड़े होते हैं और इस दौरान उनका खून से लथपथ कान भी दिखाई देता है। ट्रंप मुट्ठी बनाकर हवा में हाथ को लहराते हैं और फिर सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जघन्य हमले के दौरान तुरंत एक्शन लेने के लिए लॉ एनफोर्समेंट और सबसे पहले मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया है। वे ठीक है और स्थानीय मेडिकल फैसिलिटीज में उनकी जांच की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली को कर रहे थे संबोधित। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत की। तभी गोलियों की आवाज आने लगी। ये सुनकर ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया। सुरक्षा घेरा बनाते हुए ट्रंप को स्टेज से नीचे उतारा और फिर उन्हें तुरंत कार में बिठाया।
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं ट्रंप की रैली में गोली चलने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम सबको इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए। हैरिस ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। हमको राहत है कि इस हमले में ट्रंप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वे अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से काफी चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्रों में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास पर चिंतित हूँ। इस तरह की घटनाओं की सख्त से सख्त आलोचना होनी चाहिए। उनके जल्द ही और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि हम अभी तक ठीक से नहीं जानते कि क्या हुआ था। हमें इस बात की राहत है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी की निंदा की है। उन्होंने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये परेशान करने वाली घटना है। ये उन कुछ वजहों में से एक है जिस पर देश को एकजुट होना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हम लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं। हम लोग इसे माफ भी नहीं कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बैथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने बताया कि हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के वोटर ID कार्ड से पता चलता है कि वो ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से था। हालांकि उसने बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को $15 यानी 1,250 रुपए का चंदा भी दिया था। फिलहाल पेंसिल्वेनिया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हमलावर की पहचान उजागर नहीं करेंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।